अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी और समी इब्राहिम है। नाजरीन, कल दहशतगर्दी के दो बड़े वाकयात पेश आए। एक कामरा पर दहशतगर्दों का हमला और दूसरा रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली 4 बसों के 25 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद नीचे उतारा और नीचे उतारकर उन्हें कत्ल कर दिया गया और ये लोग अपने घरों को ईद मनाने जा रहे थे। ऐसे वाकयात जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में फिरका वारियत को हवा देने की साजिश की जा रही है, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी मुसाफिर बस पर चलास में शिद्दत पसंद फायरिंग कर चुके हैं। आखिर ये दहशतगर्दी कब तक हमारा ऐसे ही पीछा करती रहेगी और किस तरह से इससे निजात हम पा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। सवाल हमारा सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है कि मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं, आप क्या समझते हैं कि फिरका वाराना फसादात से ये हासिल क्या करना चाहते हैं? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो ज़िया-उल हक साहब की बरसी के मौके पर ये हम देखेंगे कि ये क्या उनका सियासी और माशी विरसा था, और फिर आज जो दहशतगर्दी हो रही है, क्या इसके डांडे कहाँ जाके मिलते हैं, और वो जो एक दुनिया वज़ा की गई थी वो आज कहाँ तक हमें दामनगीर है। इस पे बात करेंगे। और फिर शाजिया, एक और ख़बर है कि एक मेहनतकश जो एक खोखा चलाता था, उसको बिजली का बिल आ गया 7.5 लाख रुपए। तो उसके बिल जो यूजुअल था वो 1200 आता था। उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसका बेटा बिल ठीक करवाने गया तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो कंप्यूटराइज्ड है, इसमें गलती का एहतमाल नहीं है, लिहाजा 7 लाख का बिल बिल्कुल ठीक है। ये। और इसी के साथ एक और अफसोसनाक वाक़या आज हुआ कि वासा के 2 वर्कर्स जो हैं वो सफाई कर रहे थे एक मेन हॉल में, तो उसमें गैसेस की वजह से 2 जो है जाम बहक हो गए। इस पर हम बात करेंगे, क्या कोई हिफाजती टूल्स, किट्स, गैजेट्स सारी दुनिया में ये मुस्तमिल होते हैं या नहीं होते? हम रोज़ उन्हें मौत के मुंह में झोंक देते हैं। वो सबसे जो यानी एक ऐसा काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता और उसके बदले में उन्हें मौत मिलती है। और इस पे बात करेंगे। और आखिर में भी बड़ी दिलचस्प खबर जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, फाइनली जो एक्वाडोर के सदर हैं उन्होंने दे दिए सियासी पनाह जूलियन असांज को, रफेल क्रोया ने। मगर एक बड़ी डिप्लोमेटिक रो या लड़ाई या एक सफारती लड़ाई चल पड़ी है। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, हम इसको जाने नहीं देंगे, हम इसे पकड़ लेंगे। तो ये हम देखते हैं कि वो क्या सफारती आदाब हैं। यहाँ मामला रेमंड डेविस का भी हुआ था, तो तब सफारती आदाब क्या थे, और आज उसे पनाह मिली है। वो ये भी उन्होंने कहा है बरतानिया ने कि जी हम इन्हें अंदर से जाके भी पकड़ सकते हैं, वायोलेट भी कर सकते हैं उसकी जो सफारती और ये एक दिलचस्प कहानी है। मगर मैं इसकी बैकग्राउंड में जाऊँगा कि जूलियन असांज ने किया क्या, और इसके पीछे एक और भी कैरेक्टर है ब्रैडले मैनिंग का, जो वहाँ पे एक ज़मीर का कैदी अंदर है जिसने ये लिंक्स और ये सब कुछ निकाले थे। दिलचस्प कहानी है, इस पर रोशनी डालेंगे। सही, समी साहब के पास चलते हैं। समी साहब, आप क्या बताने वाले हैं आज? शाजिया, मैं जो आज खबर है वो है अमेरिका में जो गैर कानूनी तौर पर नौजवान थे, यानी ऐसे बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ आए थे अमेरिका में जब उनकी उम्र 16 साल से कम थी उनके लिए, क्योंकि इमिग्रेशन का वर्क परमिट का ऐलान किया गया था, तो अब वो बाकायदा दरखास्तें लेनी शुरू कर दी, जिससे तकरीबन 17 लाख जो लोग हैं वो उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मैं आज उसकी डिटेल बताऊंगा कि वो लोग कौन हैं जो उसके एलिजिबल हैं, क्या उनकी कॉस्ट आएगी और किस तरह उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं जो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इन खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको बताते चले अहम खबर है, कल कामरा एयरबेस पर जो हमला किया था दहशतगर्दों की जानिब से, थाना सदर अटक पुलिस ने कामरा हमले के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। इन दोनों मुकदमात में 15 दफात शामिल की गए हैं। इन मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल, असलहा रखने समेत मुतअद्दिद दफात शामिल है। ये अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया था जब दहशतगर्दों ने कामरा एयरबेस पर हमला किया। उनके जो नापाक अज़ाइम थे, पाक फौज ने उन्हें नाकाम बनाया और तमाम दहशतगर्द मारे गए। और अब थाना सदर अटक की जो पुलिस है उन्होंने कामरा हमले के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। इन दोनों मुकदमात में 15 दफात शामिल की गई हैं।
और अब बात करेंगे एक और अफसोसनाक वाक़े की जो कल पेश आया था। रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली 4 बसों से मुसाफिरों को उतारकर दहशतगर्दों ने लाइन में खड़ा कर गोलियां मारी उनके शनाख्ती कार्ड देखने के बाद, जिससे ये जाहिर होता है कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर जो है ये फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं। कई साहब, अगर इस तरह के वाक़यात इस तरह पेश आते रहे तो इन जगहों से लोग जाना छोड़ दें? अगर इसी तरह फ़िरका वारियत को हवा देनी है, क्या लोग सफ़र करना छोड़ दें? शाजिया, ये तो मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी चलती रहती है, उसके साथ साथ ये बहमाना वाक़यात भी होते रहते हैं। मगर कल जो समी साहब ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी की उन्होंने बात की कि जब कामरा पे अटैक हुआ तो साथ ही ये स्टोरी अगले दिन ये छपती है कि जी असासे थे। अब ये है कि जिस तरह हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं जी आप तर्क कर दें ये जो आपका स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला मामला है, इसी तरह अमेरिका का भी एक ना बड़े मसाइल हैं। अब हम इसका जिक्र कर चुके हैं, किताबें कोट कर चुके हैं कि पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये इस तरह की जो दहशतगर्दी है जो की गई है, जैसे अभी हम प्रोग्राम से पहले आप कह रहे थे कि किसी भी फ़िरके का आदमी, चाहे वो उस फ़िरके का ना हो जिसके लोग शहीद हुए हैं या जिनके जहाँ भाग हुए हैं, ये काम नहीं कर सकता। और किस तरह, और फिर उसका आप देखें तो क्या है कि उन्हें उतारा जाता है गाड़ी से, शनाख्ती कार्ड देके जाते हैं और फिर चंद मखसूस लोगों को मारा जाता है। तो ये है कि ये एक बिल्कुल, अगर हम हक बजाने में ये समझने में कि ये एक जो पॉलिसी पैराडाइम है वेस्ट का हमारे हवाले से, ये हमें सीरियसली इस पर गौर करना चाहिए। मगर इसमें एक और बात ये आती है कि जो हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं, जैसे सिविलियन हों या फौजी हों, अच्छा फौज तो अपनी लड़ाई भी लड़ रही है, लेकिन यहाँ जो सिविलियंस की ज़िंदगियों का मामला है, ये जो हमारे सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्या सिर्फ हमारे ऊपर टैक्स लगाने के लिए हैं? क्या रोजगार है तो ये नहीं दे सकते? ठीक है जी, बिजली की कीमतें उनको रेस्ट नहीं कर, अब ले दे के हमारी जिंदगी बची थी। तो भाई ये जो हमारी वजारत दाखिला है ये किस काम के लिए है? ये किस मर्ज की दवा है? हमें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं चाहिए, हमें अपने शहरियों की जान और माल की हिफाजत चाहिए। तो ये जो है सिलसिला, ये उधर से भी नाअहली, बेशुमार नाअहली, बहुत बड़ी नाअहली, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो आलमी रेशा दवानियाँ हैं हम उसका भी तहरीक तालिबान दारा आदम खैल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। इसका मतलब जो फ़िरका वारियत की साजिश है हवाई सब वहाँ से आ रही है। देखें जी, वहाँ उसका लोकल मरकज नहीं हो सकता है, मुमकिन आलमी मरकज वहाँ ना हो। हाँ। ये इसलिए हमें देखना चाहिए। और फिर ये भी बात सामने आ रही है मीडिया में कि क्या ख्वाब आ जाती है उनको कि हमने अपने एटमी असासे कामरा में रखे हुए हैं या ऐसे रखे जाते हैं। या मैं एक और टीवी पे जनरल साहब को देख रहा था जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे जी कि इसका एक खास तरीका है, इसको कैसे असम्बल करना है, कहाँ रखना है, हमने बनाया तो हमें पता है हमने कहाँ रखना है। तो ये एक लगता है कि टाइटनिंग ऑफ नूज़ का जो मामला है, और जो किताबों में और जो स्टोरीज में ये छपता रहा है, हम अपने प्रोग्राम में बात करते रहे हैं कि वो कैसे हमें इस तरह एक मुआसरे में ले रहे हैं। इस पे हमें फ़िरका वारियत की हवा चली कहाँ से थी, ये भी आज आपने शेयर किया। शाजिया, इस पे बात ही कर लेते हैं। मैंने स्टोरीज ज़िया-उल-हक साहब की रखी है, उनकी जो बरसी के हवाले से है। तो ये बुनियादी तौर पर यहाँ पे जो इनको ये बने मदरसे बनाए गए, यहाँ फंडिंग हुई, अमेरिका से भी आई, रियासत भी कर रही थी, उस वक्त की रियासत भी इन्हें फंडिंग कर रही थी। मैंने ज़ाती तौर पे बहुत से उस वक्त मैंने इंटरव्यूज़ किए और फीचर्स किए, जिसमें पता चला कि ये ज़िया साहब के ज़माने में बहुत से मदरसों को फंडिंग मिलती रहती थी। तो अब आपने एक ख़ास किस्म की दुनिया वज़ा कर डाली, जिसमें असला भी था, जिसमें पैसा भी था, जिसमें तरबियत भी थी, और सामने आपका सो कॉल्ड दुश्मन अफगानिस्तान या सोवियत यूनियन था। अब ये आपने शुरू कर दिया। उसके शुरू करने के बाद अब ये कहानी खत्म होती नजर नहीं आ रही। अब ये अगर कोई मुझे कहे ना कि वो एक और वाकया था या तारीख में एक चैप्टर बंद होकर नया चैप्टर खुल गया, तारीख जो है, मैंने जैसे कल अर्ज की थी कि हर वाकये का एक अगर हाल होता है तो उसका माजी भी होता है और उसका मुस्तकबिल भी होता है। तो ये इसके डांडे वहीं से चले थे। उसी वक्त ये क्लाशनिकोव कल्चर आया, उस वक्त और फंडिंग आई, पैसा बेशुमार आया, इनको इकट्ठा किया गया, और उस वक्त बताया जाता है कि 30-35 हज़ार जहादी जो है पूरी दुनिया से यहाँ पे लाए गए थे इसके लिए। ये जो कोल्ड वार का एक ड्रामा सजा हुआ था, वार का जो थिएटर था, तो उसमें हम निशाना बने और आज हम ये भुगत रहे हैं। एक डस्का से कॉलर है चौधरी तसव्वुर। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी। मैं ये जो कल वाला हुआ हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहता था। जी। तो ये आए रोज सिर्फ एक ही मसलों को टारगेट किया जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है? तो प्लीज आप ये समी साहब और गनी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये उन अनासर को बेनकाब किया जाए जो इस तरह के वाकयात में शामिल हैं, और आखिर कब तक हमारा क्यों सब्र आजमाया जा रहा है? आए दिन हम लाशें उठा रहे हैं, आए दिन हमारा क्या कसूर है कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद से प्यार करते हैं, यही हमारी सजा है। तो इस सजा में हम मरने को तैयार हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी तसव्वुर आपका। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक है, बेनकाब किया जाए। हम भी अक्सर अपने प्रोग्राम में यही बात कह रहा हूँ ना कि ये जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये कहाँ पे है, ये क्या कर रहे हैं? रोज हमें खबर आ जाती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें दे देते हैं, वो जिसे कहते हैं ना यानी आपके जख्मों पे नमक डाल देते हैं जी, मजम्मत कर दी, ये कर दिया। भाई आप कुछ करें, आपके पास वसाइल, अगर आप ये नहीं काम कर सकते तो जिस तरह मैं कहता हूँ कोई और काम कर लें। तो ये लेकिन कल वाला जो कामरा वाला जो वाक़या था उसमें इंटेलिजेंस की नाकामियों पर जब बात हो रही थी, लेकिन वो जो एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ भी हमसे बात कर रहे थे, वो इस नाकामी को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इसमें इंटेलिजेंस की नाकामी हो। नाकामियों पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। इस तरह ये चलास में आपने देखा 2 महीने पहले वाक़या पेश आया। इंटेलिजेंस ने तो इत्तला दे दी थी सिक्योरिटी ब्रीच है। देखिए जी, सिक्योरिटी ब्रीच है या इंटेलिजेंस की नाकामी है। अगर टेररिस्ट कामयाब हो जाते हैं, अगर आप जिंदगियों को जो है इस तरह से इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिल जाती है तो वो यहाँ तक भी पहुँचने में कैसे कामयाब हो जाते हैं इतने जदीद असले के साथ? सवाल तो ये उठाए जा रहे हैं। इसमें भी 2 आरा कल सामने आई। जब शाहिद लतीफ़ साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने हमें बताया था कि जनाब उन्होंने बाहर से किया है ये अटैक, मगर कल और जो सिक्योरिटी एनालिस्ट मैं देखता रहा और पढ़ता भी रहा, उन्होंने कहा जनाब कि बिल्कुल उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी थी। ये कहाँ से आती है? फिर इसके लिए शक पड़ता है इनसाइड जॉब का। तो ये इश्यूज जो हैं शाजिया वाकई जो हैं वो। चलिए आपकी खबरों की तरफ आते हैं। शाजिया पहली खबर तो ज़ियाउल हक साहब जी, ज़ियाउल हक साहब ने जो एक यहाँ पे ये कू हुआ था, उस कू के बाद एक नया सिक्योरिटी पैराडाइम बनाया गया और कोल्ड वार में था। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये जो लिंक और ये जो डांडे हैं ये जुड़े हुए हैं, ये उससे अलग नहीं है। और आज जो हम भुगत रहे हैं, और मैंने जो आज इस खबर में देखा कि जो इवन माशी जो सेटअप था उसको जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती रही हैं उन्होंने उसको ऑफसेट नहीं किया। हम देखते हैं कि जनाब वही न्यू लिबरल कैपिटलिज्म था या न्यू लिबरल इकनॉमिक्स थी, उसी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी कंटिन्यू किया, उसी को कंटिन्यू किया जनाब जो नवाज शरीफ साहब की या जो सबसीक्वेंट हुकूमतें आई। मगर आज जब हम इस अजाब में मुब्तला हैं तो इस अजाब की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कभी तारीख़ के अदवार को काट नहीं सकते। जो उस वक्त बुनियाद रखी गई थी जिन चीज़ों की, वो चीज़ें अब इसी तरह से अनफोल्ड कर रही हैं। और अब इसके लिए अभी मैं देख रहा था कल प्रोग्राम उसी कियानी साहब का भी बयान आया, और ज़ाहिर हर आदमी परेशान है, और फिर उनकी तो सिक्योरिटी भी ये जिम्मेदारी भी बनती है। तो इसको अब रोका कैसे जाए? वो उन्होंने कहा जी जस्टिफाइड वार है। हम ये कहते हैं जी कि हमारी वार नहीं थी मगर अब हमारी ये वार बन गई। मगर इसको हम सिर्फ वार के जरिए निकल सकते हैं। इस पर कियानी साहब की भी ये राय है कि हम महज वार के जरिए नहीं निकल सकते, बल्कि हमें जो है वो वार के साथ साथ और भी मेजर्स लेनी पड़ेंगी। और फिर जो मैंने जिस तरह कहा कि जिस तरह उन आबादियों को एम्पावर करें। आप कैसे रेट पैदा करेंगे शाजिया? आप शाजिया सड़कों के जरिए रेट पैदा करते हैं, स्कूलों के। एक हल उन ग्रुप से बात करना भी तो हो सकता है। कल इस तरह के माहिरीन की आवाज़ देखिए, अगर अमेरिका बहादुर बात कर रहा है, जिस तरह कल बात हो रही थी अच्छे तालिबान है बुरे तालिबान है, तो हमें किसने रोक रखा है? भाई हमारे घर में ये आग बरस रही है, तो हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए जो हमसे बात कर सकते हैं। और हमें जो है अपनी सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी लाजम है। पाकिस्तान का मफाद बुनियादी हैसियत रखता है, उसके लिए आप जो भी स्ट्रेटजी काबिल इज़्ज़त स्ट्रेटजी रखें और उसके साथ चलें। जहाँ सख्ती करनी है वहाँ सख्ती करें। जिस तरह चीफ साहब ने भी कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि हमें कानून साजी करनी चाहिए, कानून साजी बनाई जाए। अगर ये जो मामला हो रहा है मिसिंग पर्सन का, अगर आपके ख्याल में जाती है तो शफाफ तरीके में सामने लाया जाए। जब कानून साजी इस तरह की होती है ना, तो एक खौफ जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी आप कहते हैं, उसमें ये होता है कि ये कवानीन आमतौर पर फिर जो डिक्टेटोरियल जो दौर हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। आपको नहीं लगता शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन जब किया जाएगा या इसकी जो बातें हैं वो और ज़्यादा तूल पकड़ेंगी तो दहशतगर्दी के वाक़यात में इस तरह और इजाफा होगा? और दूसरा, जब हक्कानी नेटवर्क और दहशतगर्द तंजीम करार देने के बारे में भी सोचा जा रहा है अमेरिका में, हिलरी क्लिंटन सोच रही हैं ये? नहीं, सोच नहीं रहे, उन्होंने अब उसके लिए इनिशिएट कर दिया और वो कानून बन सकता है। बात अब सबसे बड़ी ये है कि ये क्या पाकिस्तान में यूनिलैटरल एक्शन की तैयारियां हो रही हैं? अगर वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं और ये कानून बन जाता है तो उन्हें अब एक मिल जाएगी, एक रीजन मिल जाएगी उन्हें, जिसका आज हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा है जी कि हम इजाजत नहीं देंगे। अब पेनेटा का जो बयान था वो बिल्कुल कंट्राडिक्शन था जो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बयान आ रहा था। हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही थी कि जनाब हमने ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही हम कोई जो जंग है वो इस तरीके से अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ बपा करने वाले हैं। मगर शाजिया, ये मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी सीरियस बात है। यहाँ पे अमेरिका के साथ मिलकर और इस जंग को बपा रखना हमारे मफाद में नहीं है। हमारे मफाद में ये है कि ये फंड्स और ये जो पैसे हम इधर खर्च कर रहे हैं इसको आबादियों को एम्पावर करने में वसाइल पर लगाएं। हम अपनी रेट पैदा करने के लिए यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस बनाए, हमने जिंदगी जीरन कर रखी है, तो हम उस ट्रैप में फाल ना करें। सही। देखें, ये तो बात ठीक है, गम और गुस्सा कल था, हमें बहुत गुस्सा था, आपके सामने हम अपना फोन करते फिरते हैं, हर किसी के बच्चे अजीज जो हैं किसी ना किसी का तो वहाँ है, तो हम परेशान हैं, मगर हम उस ट्रैप में ना आए
कि जिसमें जो अगर ये जो थ्योरी है कि जी हम आपके जो न्यूक्स हैं इन न्यूक्स पे उनकी नजर है या पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करार देने की कोशिश का हिस्सा ना बने। तो ये मैं समझता हूँ सिविलियन अथॉरिटी हो या अस्करी अथॉरिटी हो, अब उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, वो इसको कैसे इसको निकालें। सही। गिलगित से कॉलर है मोहसिन जैदी। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुहतरमा, मैं आपको ये हालिया हादसा जो एयरबेस पे हुआ और इसके बाद गिलगित में हुआ, मुझे इजाज़त दे तो मैं चंद एक बातें आपसे करूं। जी जी। और वो ये है कि पाकिस्तान के सोवरेंटी के लिए जो कुछ भी हथियार इस्तेमाल हो रहा है, आप ये देखें कि हमारा हमसाया मुल्क सऊदी अरब है। मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि अपने डायलॉग और अपने जितने भी यहाँ पे जो होते हैं बड़े बड़े लोगों को दावत दे के उसमें ये देखे कि कितना कुछ हमारे हमसाये हमारे लिए इज्जत से और हमारे इस मुल्क के एहतराम के लिए काम कर रहे हैं। हम यही सुनते आ रहे हैं कि टेरर फंड में कोई 30 बिलियन डॉलर जो है दुनिया में खर्च कर रहे। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा वही पैसा खर्च हो रहा, मेरनशाह में हो रहा वही पैसा खर्च हो रहा, कराची में हो रहा, वो सब इस चीज से ये एलिमेंट जो है दुनिया में फैला हुआ जी। और हक और नाहक के जो है सब समझते हैं, लेकिन बहस नहीं करते कि ये फंड कहाँ से आ रहा, किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा, कौन ला रहा। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमेरिका से कॉलर है मोहसिन मलिक। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये फरोई इख्तिलाफात के साथ साथ मजहबी जुनून जो है ये बतदरीज बढ़ रहा है। इसके लिए तालीम के जरिए काबू पाया जा सकता है और साथ में रवादारी को भी फरोग देना होगा। अब आपकी इजाजत के साथ मैं कामरा बेस के हवाले से एक गौर तलब मंजरनामा वजारत दिफा और पूरी कौम के सामने रखता हूँ। ये गौर तलब है, सुनिए जरा। टेररिस्ट दीवार अबूर करके जैसे ही बेस की हदूद में दाखिल होते हैं, नशब शुदा फ्लड लाइट्स रोशन हो जाती हैं उस अफेक्टेड जोन में, सेगमेंट में, और साथ ही बेस के मरकजी कंट्रोल रूम में जोन की तफसील डिस्प्ले में सामने आ जाती हैं। टेररिस्ट फौरी तौर पे फ्रीज हो जाते हैं। पैन टिल जूम की सहूलत के साथ सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा से उनकी हरकत साफ नजर आने लगती हैं और बर वक्त इंटरवेंशन होती है और बगैर किसी जानी नुकसान और कोलेस्ट्रल डैमेज के मिशन पाया तकमील पर पहुंचता है। ये मैंने किसी फिल्मी सीन का मंजरनामा नहीं पेश किया, ये आम मामूली इंस्टॉलेशन या कमर्शियल ये सिस्टम लगाए जाते हैं। और अगर आप सवाल करेंगे कि पैसा कहाँ से आए, तो ये हुकूमत एक तो डिफेंस का अफोर्ड नहीं कर सकते आपके, उसको अपना काम करें। और ये जो करप्शन का पैसा है ये 10-20 मिलियन डॉलर में पूरी डिफेंस इंस्टॉलेशन कवर हो जाती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। अमेरिका से एक और कॉलर है, रशीद भट्टी। हेलो। हेलो। जी हाँ, मिलाइए, मैं होल्ड कर रहा हूँ। जी जी, आपकी कॉल मिली हुई, आप बात कीजिए। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज। या मैं तो शाजी अकरम साहबा से बात करना चाह रहा हूँ। जी मैं बात कर रही हूँ, जी बोलिए। हाँ, देखिए मैं इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्या इसके बड़े काम की बात बता रहे हो अमेरिका से, आधार काम छोड़कर। और बात ये है कि ये यहाँ के डैन रैदर और टॉम ब्रूको जैसे वर्ल्ड फेमस जर्नलिस्ट हमारे सामने बैठते हैं मीटिंग में। एक इंडियन रिटायर्ड जनरल, एक उनके फॉरेन सेक्रेटरी बैठते हैं, बड़े हाई रैंकिंग लोग। तो वो बहुत ही यानी नाखुश हैं कि भाई पाकिस्तान ने इनको नाकामयाब कैसे बना दिया और बहादुरी से कैसे फेस कर लिया। तो इसलिए ये बहुत बड़ी कामयाबी, इसको अंडर एस्टिमेट न करें। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ का ये जो बड़े बड़े लोग हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, इंडिया के रिटायर्ड जनरल, ये चूंकि मैं इनकी मीटिंग में बैठता हूँ, वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने गोरबाचेव की तरह पाकिस्तान में प्लान कर दिया है चीफ जस्टिस को, जो पाकिस्तान को आसानी से तोड़ देगा और जो है ओवर स्टेप करके अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जबरदस्ती का बहाल कर रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब के रहते हुए किसी
किसी और दुश्मन की पाकिस्तान को जरूरत नहीं। वो समझते हैं कि गोरबाचेव की तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आसानी से थोप देगा लड़ाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद भट्टी आपका। बहुत मैं पहली कॉल पे रिस्पॉन्ड करता हूँ। दूसरी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो उन्होंने बयान की है, और कोई एक आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं होता इस तरह। अगर वो चाहें, अव्वल तो हम ये नहीं कहते कि वो ये चाह रहे हैं या उनका ये मनताए मकसूद है, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, हमारे इदारे हैं। लेकिन जो पहली बात है कि अगर सिक्योरिटी गैजेट्स ऐसे आ सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया इससे पहले जो मोहसिन साहब हमारे कॉलर थे, कि हम इसको कर सकें, और जो हमारा करप्शन में पैसा ज़ाया होता है, जो हमारा और इधर अल्ल तल्लो में ज़ाया हो जाता है, अगर हम उसको वहाँ खर्च कर लें और उस अपनी सिक्योरिटी को कर लें, हमारे बच्चे जो हैं जो खड़े जो शहीद हुए उनकी गई मैयत वहाँ पे रोज हम लाशें उठाने पे लगे हुए हैं। तो ये काजी साहब, डिफेंस पे तो ऑलरेडी हमारा इतना बजट जा रहा है, और सिक्योरिटी पे कितना पैसा लगाएं? हाँ, डिफेंस पे हमारा बहुत ज़्यादा बजट जा रहा है, 500-600 अरब रुपए सालाना जा रहा है, मगर उसकी में प्रियोरिटाइज कर लें, अपनी प्रियोरिटीज़ जरा दुरुस्त कर लें। हम जो ये वेपन्स ले रहे हैं और जो अमेरिका की हम मंडी बने हुए हैं यहाँ पे, इससे निकल के कुछ और भी हम क्या सोच सकते, हमें आउट ऑफ द बॉक्स करने पड़ेंगे। शायद ये तो बात अब तय हो गई है कि हमें घेरने की कोशिश हो रही है। जैसे अभी एक कॉलर ने बताया कि वो आगे सिक्योरिटी एनालिस्ट बैठ जाते हैं, वी आर दी ओनली रोग स्टेट इन द वर्ल्ड। ये क्या कहानी है? हमें ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है वो कश्मीर में क्या कर रहा है, आसाम में क्या कर रहा है। रेड कॉरिडोर 40% जहाँ उसकी पुलिस नहीं जा सकती, उसकी फौज नहीं जा सकती। जो रेड कॉरिडोर है उनका, जिसपे वहाँ पे माओइस्टों का कब्जा है, वहाँ पे जब उनके आर्मी चीफ को कहा गया कि जनाब अंदर आए, जरा इसको ठीक करें, तो उन्होंने माजरत कर ली। अच्छा, अब हमारा ये छोटा सा इलाका फाटा, ये यहीं पे सारी दुनिया की दहशत पैदा हो रही है। नो, देयर आर डिफरेंट सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, और जिसकी वजह से वो हमें जो है खाना ख्वार। एक कॉलर है बहावलपुर से, मकसूदा लाओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। मैं ये आप बड़े मंजे हुए और बड़े साहब इल्म लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक हमारे दुश्मन हैं जो विजिबल हैं, अमेरिका और इंडिया। एक वो दुश्मन है जो विजिबल नहीं है, मसलन सऊदिया एक मखसूस मकतबा फ़िक्र को मुसलसल बेतहाशा इमदाद दे रहा है और उनकी नोरिशमेंट कर रहा है। पता नहीं वो दोस्ती में कर रहा है, दुश्मनी में कर रहा है, बहरहाल नुकसान हमें हो रहा है। इससे पहले ईरान भी यही कुछ एक मखसूस फिरके के साथ कर रहा था, पता नहीं अब वो कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो हमें नज़र आ रहे हैं दुश्मन, उनसे हम अवेयर हैं, लेकिन जो नज़र नहीं आ रहा उससे हमें ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि उसके इन इकदामात से हमारा मुल्क तबाह हो चुका है। ठीक है, शुक्रिया आपका मकसूद। आपका एक और कॉलर है सऊदी अरब से, हसन। हेलो जी, बात कीजिए। जी, मैं मलिक हसन बोल रहा हूँ मदीना से। जी, बात कीजिए। तो मैं सिर्फ हम जो बाहर लोग बैठे हैं उनको शायद दुख ज्यादा होता है, क्योंकि हम यहाँ इंडियन को भी, हमारे साथ इंडियन लोग भी होते हैं और तकरीबन हर मुल्क का यहाँ बंदा काम करता है। छोटा सा वाक़या होता है तो हमें वो बहुत एहसास होता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये अमेरिका की जंग है या हमारी जंग है। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका नहीं भी होता तो ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत होनी थी, क्योंकि इन लोगों का एक मखसूस एजेंडा है। अमेरिका के साथ ये जब अफगानिस्तान में एक साथ थे तो वो उसी टाइम इनको असला और डॉलर इतने मिल चुके थे, उसी टाइम इन लोगों ने मंसूबा बनाया था कि इस मुल्क के ऊपर एक अमीरुल मोमिनीन बिठाया जाएगा और वो जो मखसूस लोग हैं उनकी हुकूमत होगी। ठीक है, शुक्रिया हसन आपका। पहली कॉलर पर जरा हम बात करें, जो कुछ विजिबल हमारे दुश्मन है और कुछ तमाम फंडिंग ड्राई अप होनी चाहिए। अच्छा। अमेरिका अपने कानून बनाता है, हाँ। उनके अकाउंट सीज कर लेता है, ये अगर बाहर आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, उसको रोकें, ये रियासत की जिम्मेदारी है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये जो चीज और ये इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसके बारे में ये एक हमारा एक बादिउल नजर में ख्याल है, इसको उनको रोकना हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। इसको वो करे और इसको टेक अप करे। और ये आप लोगों के कंसर्न देख रहे हैं। मैं खुद प्रदेश में रहा हूँ, मुझे अंदाजा है कि जब आपके मुल्क में ऐसी कोई बात होती है ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और फिर हम जो लड़ाई कर रहे हैं, अब ये एक और बात है, ये NRO हो रहा है, वो हो रहा है, ये अंदर की लड़ाइयों को भी तो बंद करें, अंदर भी तो अपने मामलात को दुरुस्त करें। शाजिया,
अब कल देख रही थी वो, हम देख रहे थे NRO में जो कुछ हुआ, उन्होंने कहा जी कि कमिटमेंट करें, पॉजिटिव आंसर दे दें, नहीं तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो मैं बताती हूँ ना आपको, सुप्रीम कोर्ट ने इतना ऑलरेडी इन्हें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, नरम रवैया रखा। अब सुप्रीम कोर्ट कब तक इन लोगों को इस तरह डिले करती रहेगी, मुलतवी करती रहेगी? आखिर उन्हें भी तो कोई अब रास्ता लेना है कि सारा इतना अरसा तक वो यही केस देखते रहेंगे। गिलानी साहब को उन्होंने इतना टाइम दिया, जब उन्होंने नई बात मानी फिर उन्हें नाअहल करार दिया, राजा साहब को बुलाया, उन्होंने जवाब दाखिल करवाया। लेकिन जिस तरह अखबारात में सुप्रीम कोर्ट भी बयानात पढ़ती है कि हम खत नहीं लिखेंगे जब तक सदर है, लेकिन अब कल उन्होंने एक और नई बात की कि सदर के नाम के बगैर खत लिख दिया जाए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? शाजिया, मुझे अब ये लग रहा है कि एक वाया मीडिया ढूंढने की कोशिश की जा रही है शायद दोनों तरफ से, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुझे इंदिया मिल रहा है, बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से आबदी साहब बैठ के ये थिएट्रिक सामने देखे उनके, इस तरह से शायद सिंध से ही कोई और लीडर भी सामने आएंगे और इस तरह से एक उनको, और फिर कायरा साहब का बयान आया कि इस पर हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक स्टांस सख्त उन्होंने ले लिया। मगर मैं ये कह रहा हूँ, बात क्या है, अंदर ये बैठे हुए हैं जो लड़ रहे हैं, सरहदों पे आपके सामने हालात हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है, हमारे बच्चों को बसों में से निकाल के उनके शनाख्ती कार्ड, शर्मनाक और मरकज के अपने मसाइल, और मतलब मैं इसकी कुछ मेरे पास ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो इस तकलीफ का इजहार कर सके कि आप देखो उस बस में मैं हो सकता हूँ, मेरे बच्चे हो सकते हैं, किसी के बच्चे हो सकते हैं, आप उनको देखते हैं और इसी मुल्क के शहरी हैं वो, उनके सिटीजन, और फिर वो वर्दियाँ पहन के आए हैं और खड़े हैं और वो मार के चले जाते हैं और उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता, और एक हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाती है, फिर आप सिक्योरिटी उधर भी रेड अलर्ट कर देते हैं, उधर भी हाई अलर्ट कर देते हैं। ये सारी बातें ये हैं, इसका ये सारी जो बातें एक तरफ इशारा करती हैं कि जो हमारा इंतजाम इंसराम कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी का हो, हमारी मैशत का हो, हमारे रोजगार का हो, हम देख चुके हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस है, उसमें करप्शन के बेशुमार चार्जेस हैं, खौफनाक चार्जेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इन बातों को पॉइंट आउट कर रही है। और एक आम आदमी ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इनका हाथ नहीं पकड़ेगी तो कौन पकड़ेगा? तो ये आपस में पीपल्स पार्टी आपके राब्ते हैं, कोई पॉजिटिव जस्टिस देने जा रही है 27 को? पीपल्स पार्टी का जो फिलहाल स्टैंड है वो ये कह रहे हैं हम तो इसको जो है रजिस्ट करेंगे, अगर राजा साहब को भेजा जाता है तो हम उनको रजिस्ट करेंगे, ये उनकी राय है। और मतलब मैंने आपको एक मलफूफ अंदाज में खबर भी दे दी कि शायद कुछ और कैरेक्टर्स भी इन हो जाएं आबदी साहब की तरह बिहेव करने वाले, अच्छा, कुछ प्रेशराइज करने के लिए आने वाले दिनों में, तो ये उन्होंने कर लिया। मगर ये क्या इसका कोई हल है? और दूसरी तरफ सिक्योरिटी का ये आलम है, ये सारी ना परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर जिसे कहते हैं, हम उसमें हैं। स्विट्जरलैंड से कॉलर है मुनव्वर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी वालेकुम सलाम, मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ। जी जी, मैंने आपसे 2-3 बातें करनी थी। ये जो कामरा का ये जो हादसा हुआ है, हमें बहुत उसका अफसोस हुआ है जी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये को अंदर से जो एलिमेंट थे उन्होंने मदद की है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और 2 चीजें जो है वो अगर पाकिस्तान वाले ये सोचें कि पहला जो वो मुल्ला जो है जो फतवा देने की जो मशीन उसने चलाई है उसको अगर आप लगाम डाल दें, और फौज को जो खून चूस रही है मुल्क के गरीब अवाम का, वो उसकी जान छोड़ दे, ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो उनको लगाम दे दी जाए तो ये मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे चल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हतमी तौर पर तो भी काजी साहब नहीं कहा जा सकता कि जब फौज का हम जिक्र करते हैं ना, मैंने फौज का जो जिक्र, आज जो आसिफ की जो वहाँ लाश की है वो भी फौजी था, हमें कुछ डिस्टिंक्शन भी कर लेनी चाहिए। अगर फौज में कुछ ताले आजमाओं ने गड़बड़ की, वहाँ पे कोई स्कैंडल आए ऊपर के जनरलों के सतह पे, उसका बिल्कुल उसका जो कलाकुमा होना चाहिए उसको पूछा जाना चाहिए। लेकिन सबको इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये जो बावर्दी मजदूर है ना, मैं चूंकि आई बिलोंग टू अ प्लेस, तो मेरा शायद जाती तसब्बुब भी हो, क्योंकि 60% आर्मी वो कहते हैं हमारे उस इलाके से है, तो मुझे ये बातें इसलिए याद आती हैं शाजिया कि मैं आपको सच्ची बात, कोई मेरी हमदर्दी नहीं किसी डिक्टेटर के लिए, बड़ा मैं वादे स्टैंड रखता हूँ, मगर जहाँ मेरा घर था, घर के ऐन सामने एक शहीद की वालदा को मैंने अपने पूरे बचपन में उसी दहलीज पे बैठे हुए देखा, क्योंकि वो नेवी में शहीद हुआ था, और वो एक बड़ा सा दरवाजा वो मेरे शऊर में सब्त है, तो इसलिए उनको हम ना करें लेकिन अगर जो जहाँ पे हमारी मालियात को ये खराब करते हैं, अगर इसमें किक बैक्स हैं, कुछ और है, उसको जरूर पकड़े, मगर हम सारे एक उस पे एक ही लाइन में ना खड़ा कर दें सबको। बिल्कुल। मियां चन्नू से एक और कॉलर है, मंजूर है, लाओ। जी हेलो जी, मैं मंजूर बात कर रहा हूँ मियां चन्नू से। जी जी जी, मैं मतलब ये आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ जी। तो मैं अमूमन सियासी प्रोग्राम जो वही देखता हूँ। ये हमारे जो बड़े बड़े नाम है तजिया नगारों के, मुझे अफसोस ये है कि ये मतलब कि गैर जानबदाराना तजिया नहीं करते, हालांकि तजियाकार का मतलब ये होना चाहिए कि उसको गैर जानबदाराना तजिया करना चाहिए, लेकिन ये वन साइडेड तजिए करते हैं। जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा मतलब चल रहा है रसलान इफ्तिखार का, उसमें सारा प्रेशर पीपल पार्टी के ऊपर आ रहा है कि वो बर्बर हमले कर रही है,
किसी एक भी एंकर ने या तजिया नगार ने ये नहीं कहा कि इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, सच है, या अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट मतलब ये कहा जा रहा है अदलिया पे हमले कर रहे हैं। ये कितनी मतलब के बात है कि मतलब एक तो हम तजिया कर रहे हैं और स्विस अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, हमारे इन्वेस्टिगेटर जो टीवी वाले हैं उनको पता है कितने पड़े हैं, सही है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर वो बेगनाम है तो ट्रायल के लिए पेश कर दें। तो यहाँ आके ये हमारे तमाम एंकर हजरात जो तजिया नगार हैं वो टोटल इस बात पे जोर लगा रहे हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं अदलिया पे। ठीक है, शुक्रिया आपका। मैं ख्याल में हम अपने प्रोग्राम में बड़ी बात ये बात तो आपने ये बात कर दी और अगर आप हमें रेगुलरली देख रहे हैं जैसा कि आप फरमा रहे हैं तो हमने तो खुल के बात की है कि अरसलान इफ्तिखार साहब हो, कोई फौजी जर्नैल हो, कोई सिविलियन ब्यूरोक्रेट हो, कोई सियासतदान हो जिसके खिलाफ सरकारी फंड्स की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है, उसके खिलाफ जो है वो कानून लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। लेकिन बात ये है कि एक पॉइंट मैं ज़रूर कहता हूँ कि हम ये ना करें कि भाई देखें मुबैना करप्शन अरसलान की और मुबैना करप्शन जरदारी साहब की जो कहा जाता है ये सामने आई और बराबर है जीरो। ये ना करें, ये ना उधर से हो ना इधर से हो। किसी को इसलिए भी नहीं छोड़ा जा सकता कि उसने किया तो आप और दूसरी बात ये है कि देखें मैं ये अदालत में जाके नहीं कह सकता कि जनाब देखें मैंने अगर ये चोरी की थी तो फलां चोर तो देखे ना उसने भी की है। मैं अपने लिए पेश हूं, अरसलान साहब का अपना मामला है वो अपना बताएं, जो स्विस केस है वो अपना बताएं और शफाफ अंदाज से होना चाहिए। और ये सही बात है आपकी कि अगर पॉइंट आउट किया जाता है अरसलान साहब की किसी इस जाती जो इनके इक़दामात हैं तो वो अदलिया पर हमला नहीं है। सही, टाइम कम रह गया, हमने बड़ी अहम एक खबर करनी है जो एक मेहनत कश को दिल का दौरा पड़ा सिर्फ इस वजह से कि वो एक खोखा चलाता और उस खोखे का बिल 7 लाख रुपए आया। ये चिन्योट से है और ये मंडी शेखा चिन्योट के रिहायशी का एक चाय का खोखा था जिसका जो एवरेज बिल है वो 1200 रुपये आ रहा था और 7.5 लाख रुपए का बिल भेज दिया। उस मेहनत कश ने देखा तो उसे दिल का दौरा पड़ गया, उसे हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, तो इसमें यह हुआ कि इसमें शाजिया इस तरह के फिर उसका बेटा जो है वो बिल लेके तो गैस के दफ्तर गया और ये हो रहा है लोगों के साथ, ये बिजली का बिल हो या गैस का बिल हो ये दे रहे हैं। और अब मैं इसके साथ ये भी कह रहा हूँ कि बिजली के बिल में तो ऑफिशियल्स ने पार्लियामेंट में जाके ये मान लिया है कि वो ओवर बिलिंग कर रहे हैं। एक तरफ पहले इतनी महंगाई है, इतनी ज्यादा जिल्लत है और 7 लाख रुपए उसने जिंदगी में देखा नहीं होगा, तस्वर में भी शायद ना देखा हो, उसको जिसको दिल का दौरा पड़ गया। और फिर जब वो आदमी जाता है तो उसका बजाय इसके कि उसको ठीक करें, उसको दुरुस्त करें, एक खोखे का 7.5 लाख बिल कैसे आ सकता है? तो वो उसको कह दिया गया कि जनाब ये तो नहीं है। अब मैं इसको मैंने इसलिए लिया कि ये जो बिलों का मामला जो आप माशी दहशतगर्दी कहते हैं, ये जो माशी दहशतगर्दी है, ये जो माशी दहशतगर्दी है, ये जितने बंदे जिस इससे हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जिसे आप प्लैंड मिजरी कहते हैं, ये एक मुनज्जम और मनसूबा बंद जिल्लत है जो हमने अपनी आबादियों पर तारीख कर रखी है। जब तक ये नहीं हटती, काश आज समी साहब से रब्ता हमारा हो नहीं पाया, वरना हम उनसे पूछते कि जमहूरियत तो तब होगी कि जब जमहूर के साथ ये हाथ नहीं होगा, ये वारदात नहीं होगी, तब हम मुकम्मल जमहूरियत उसको कह सकते हैं। और इसके साथ ही दूसरी स्टोरी, क्योंकि टाइम कम है शाजिया, ये भी बड़ी अफसोसनाक, दो हमारे जो सफाई के वर्कर थे वो एक मेन होल में सफाई करते हुए, अब हमारे पास गैजेट्स नहीं है, हमारे पास टूल्स नहीं है, सेफ्टी मेजर्स नहीं होती हैं। अच्छा, अब हम उन्हें देते क्या है? पहले तो को काम हमारा क्या करें, इस समाज का जो वो कचरा है वो उठाते हैं, जो कि नेक और बड़ा काम, और मेरे लिए वो बहुत बड़े आदमी हैं, उस आदमी की निस्बत जो इस मुल्क के पैसे खाता है और जाके वो अपने आप को मुअज़्ज़ज़ और शरीफ कहते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को बनिस्बत इन लोगों के जो इस गले सड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साफ करने के लिए अपनी जिंदगी में खेल जाते हैं और इनकी हम इज्जत नहीं करते। हुज़ैफा रहमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हुज़ैफा, ये कोई पहला वाकया नहीं है इस तरह का, मुख्तलिफ और शहरों में भी इस तरह के वाकयात आ चुके हैं कि सफाई करते हुए मैन होल में गैस की भर जाने की वजह से मजदूर इस तरह जाम भाग हो जाते हैं। सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं दिए जाते? कोई वासा हुकाम यहाँ पर आए, क्या वो नॉर्मल रूटीन की बातें करके तसल्लियां देकर वापस चले गए? सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि अफसोसनाक बात तो ये है कि चारों अफराद जो थे ये आपस में भाई थे और एक ही घराने के वाहिद कफील थे। और जहाँ तक बात रही वासा हुकाम की, तो 4 घंटे तक ये एहतजाज भी करते रहे, अस्पताल के अंदर भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, पुलिस से मुज़ाकरात रहे, लेकिन वासा हुकाम जो है वो टस से मस नहीं हुए, ना ही वहाँ पर आए। और बताया जा रहा था कि लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में जब भी इस किस्म के गटर की सफाई वगैरह की जाती है, मेन हाउस की सफाई की जाती है, तो सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड ही नहीं किए जाते। एक आला हुकाम से हमारी बात हुई, ये बताइए कि सेफ्टी मेजर्स क्या है जो इन्हें प्रोवाइड किए जाने चाहिए? सेफ्टी मेजर जब भी ऐसे किसी गटर के अंदर जहाँ पर इन्हें करना होता है, वहाँ पर
सबसे पहले इन्हें सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क प्रोवाइड किया जाता है, और ये पता किया जाता है कि आया इसकी गहराई कितनी है और यहाँ पर गैस होगी भी या नहीं, तो उसी के हिसाब से अंदर उतरा जाता है। और उसके अलावा वासा की जो हैवी गाड़ियां हैं वो वहां पर मौजूद होती हैं और रेस्क्यू की भी टीमें वहां पर मौजूद होती हैं जब इतने अहम होल की सफाई हो रही हो जहां पर जान का भी खतरा हो। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी ना गाड़ियां मौजूद थी, ना ही कोई सेफ्टी मेजर प्रोवाइड किए गए थे। और ये भी देखा गया है कि हुज़ैफा, ये जो मजदूर हैं इस तरह मैन होल में काम करने वाले, जब एक वाकया हो गया, 2 वाकयात हो गए, इस तरह के वाकयात अब एक मुसलसल होते जा रहे हैं, तो ये लोग एहतजाज नहीं करते, वासा हुकाम से बात नहीं करते कि हम लोग अगली बार इस तरह काम नहीं करेंगे? शायद यह हमेशा एहतजाज भी किया जाता है जब भी इस किस्म के संजीदा वाकयात होते हैं, और यकीन दहानी भी कराई जाती है कि सेफ्टी मेजर्स मंगवाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तशवीशनाक बात तो ये है कि वासा के पास इतनी सेफ्टी मेजर्स है ही नहीं कि वो अपने जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें दे सके। कोई इक्का दुक्का सेफ्टी मेजर मौजूद है जो जब कोई आला हुकाम एक्शन ले तो वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, वरना हर बंदे के पास सेफ्टी मेजर होना चाहिए। और ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वासा हुकाम के पास इस वक्त लाहौर में बहुत चंद और बहुत कम लाहौर क्या किसी भी शहर में इस तरह के सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए जाते। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? शाजिया, मैंने जूलियन असांज की बात करनी थी और मैंने एक और ब्रेडले मैनिंग की बात करनी थी। ये जो हुआ है सारा, उसे असाइलम मिल गई है और मैं ये देख रहा हूँ कि रेमंड डेविस को जब उठा के ले जाना था तो 1 मिनट नहीं लगा, जो है नवाज शरीफ साहब जो है बाहर चले गए, हर आदमी ने जो है उनका अरेंजमेंट किया और उनको यहाँ से भगा दिया। और अब जब जूलियन असांज का मामला आ रहा है, ये क्या मामला है, शायद आज हम इस पर खुल के बात ना कर सकें, वक्त बहुत कम है अभी है, खत्म हो गया। नहीं, ओके सॉरी, तो इस पर हम बात करेंगे जब ईद के बाद। अब हम ईद के बाद, ईद के दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम होगा, है ही, लेकिन उस दिन जरा ईद का मंजर होगा तो शायद ये बात ना कर सकें। जी हाँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब आप लोगों से मुलाकात होगी ईद के दूसरे दिन। एडवांस में आप सबको, आपके घर वालों को ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए हमें, प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। अल्लाह हाफ़िज़।